हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रभाकर मिश्रा आज आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो विभिन्न अधिवेशन लेकर के आया हूं जो महत्वपूर्ण है और प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकने वाले हैं। और ये महत्वपूर्ण अधिवेशन निश्चित रूप से आपकी आरआरबी, एनटीपीसी, जेई टेक्नीशियन एग्जाम्स या ग्रुप डी की परीक्षाओं में और टीचर्स एग्जाम में पूछे जा सकने वाले हैं। तो मैं अब सीधे टॉपिक पर आता हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी और एक अंग्रेज अधिकारी ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ये स्थापना कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बम्बई में हुई थी इसकी स्थापना। अब उसके बाद में 1886 ईस्वी में इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था और दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी दादा भाई नेहरू ने। दादा भाई नेहरू के बारे में एक चीज बताऊं कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी जो अध्यक्ष थे तो वो थे दादा भाई नेहरू जी। कलकत्ता अधिवेशन 1886 ईस्वी में दादा भाई नेहरू जी ने एक धन बहिर्गमन का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। तो धन बहिर्गमन का सिद्धांत और इनकी एक प्रसिद्ध जो पुस्तक है वो है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक अगर पूछी जाए तो दादा भाई नेहरू जी की है। उसके बाद 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो मद्रास में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। किसने करी थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। तैयब जी 1887। अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 मद्रास अधिवेशन, तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद में 1888 ईस्वी में अगला अधिवेशन जो होता है वो होता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद जिसको आज प्रयागराज भी कहते हैं और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी जॉर्ज यूले ने। अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे तो वो पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 ईस्वी में। और पूछा जाए कि दरभंगा के राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सहायता की थी तो दरभंगा के राजा ने इलाहाबाद अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी उस अधिवेशन में दरभंगा के राजा ने सहायता करी थी। 1888 के बाद में 1890 की बात करें तो 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ वो हुआ था कलकत्ता में और इस कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी फिरोज शाह मेहता ने। फिरोज शाह मेहता के विषय में एक चीज और है कि फिरोज शाह मेहता ने ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की भी स्थापना करी थी। फिरोज शाह मेहता ने ही 1913 ईस्वी में बॉम्बे क्रॉनिकल की भी स्थापना करी थी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन या बॉम्बे क्रॉनिकल इनकी स्थापना पूछी जाए तो फिरोज शाह मेहता ने करी थी। फिरोज शाह मेहता कानून की परीक्षा पास करने के बाद में जब भारत वापस लौटे तो ये न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए, लेकिन इन्होंने न्यायाधीश के पद से त्याग पत्र दे दिया था। अब 1890 के बाद में अगर बात करें 1892 ईस्वी में तो 1892 ईस्वी में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद कहिए या कहिए आप प्रयागराज में हुआ। और इस प्रयागराज अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी वो एक बार फिर से करी थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1892 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। उसके बाद में अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1893 में हुआ और 1893 ईस्वी में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी किसने? तो दादा भाई नेहरू ने करी थी। दादा भाई नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। अभी बताया इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक दादा भाई नेहरू की द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1893 के बाद में 1895 ईस्वी में 1895 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, वो पुणे में हुआ। और इस पुणे अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पुणे अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक की बात करूं तो ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी की प्रसिद्ध पुस्तक है। 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना करी थी। इंडियन एसोसिएशन का मतलब हिंदी में कहें तो भारतीय संघ की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने करी थी। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक सिविल सेवा के पद पर तैनात नियुक्त किए गए थे, सिविल सेवा परीक्षा पास की थी, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया था। 1895 के बाद में अगर 1896 ईस्वी में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी रहीमतुल्लाह सयानी ने। रहीमतुल्लाह सयानी ने 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया। तो पूछा जाए कि किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रूप में गाया गया, तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में गाया गया। 1896 के बाद में 1897 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो अमरावती में होता है। और इस अमरावती अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी शंकर नायर ने। 1897 के अमरावती अधिवेशन की अध्यक्षता शंकर नायर ने करी। 1897 के बाद में 1898 में अगला अधिवेशन मद्रास में होता है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी आनंद मोहन बोस ने। तो आनंद मोहन बोस ने मद्रास अधिवेशन 1898 की अध्यक्षता करी। 1898 के बाद में फिर अगर महत्वपूर्ण अधिवेशन में अगर हम शामिल करते हैं तो फिर हम सीधे चलते हैं 1902 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो अहमदाबाद अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन की अहमदाबाद अधिवेशन होता है 1902 में। और 1902 के अधिवेशन की अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अभी मैंने आपको बताया कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? अ नेशन इन मेकिंग। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही 1876 में इंडियन एसोसिएशन यानी भारतीय संघ की स्थापना करी थी। 1902 के बाद में 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में आयोजित होता है। और इस बनारस अधिवेशन जो 1905 में था उसकी अध्यक्षता करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले को ही महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु कहा जाता है। 1905 ईस्वी में ही लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। और बंगाल विभाजन जो लागू किया गया वो 16 अक्टूबर
1905 का दिन था। इसीलिए 16 अक्टूबर 1905 को पूरे देश में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। तो संपूर्ण देश में राष्ट्रीय शोक दिवस 16 अक्टूबर 1905 को आयोजित किया गया था, क्योंकि उस दिन बंगाल विभाजन लागू हुआ था। हालांकि इसकी घोषणा लॉर्ड कर्जन ने, विभाजन होने की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को करी थी, लेकिन लागू कब किया? 16 अक्टूबर 1905 को। उसके बाद 1905 के बाद में अगर 1906 ईस्वी को 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो कलकत्ता में आयोजित होता है, और इस कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी वो दादा भाई नेहरू ने करी थी। दादा भाई नेहरू जी के विषय में एक चीज और मैं बता दूं कि दादा भाई नेहरू जी पहले ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने गए थे। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नेहरू जी, और इन्होंने अंग्रेजों की जो गलत नीतियां हैं इसका इन्होंने वहां विरोध किया, और धन बहिर्गमन का सिद्धांत ये प्रस्तुत किया। तो अगर आपसे पूछ ले कि धन बहिर्गमन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो दादा भाई नेहरू जी ने। और द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? ये दादा भाई नेहरू जी के। तो दादा भाई नेहरू जी जो 1892 ईस्वी में पहले भारतीय थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए, और 1892 में कहां से चुनाव जीत कर गए थे? फिन्सबरी से। तो फिन्सबरी से चुनाव जीतकर दादा भाई नेहरू जी हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए सदस्य चुने गए। सन कौन सा था? 1892 था। तो 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले दादा भाई नेहरू जी को हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए सदस्य चुना गया था। उसके बाद में 1906 के बाद में 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो होता है सूरत में, और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? रास बिहारी बोस ने करी थी। और रास बिहारी बोस ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता करी, और इसी सूरत अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो जाती है, एक तो गरम दल और दूसरा नरम दल। उसके बाद में 1911 की बात करें तो 1911 का जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में आयोजित हुआ था, और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी पंडित विशन नारायण धर। तो पंडित विशन नारायण धर ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी, और इसी कलकत्ता अधिवेशन में 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। जो राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है, उस राष्ट्रगान जनगण मन को पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। 1911 के बाद में 1912 में कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो बांकीपुर में आयोजित हुआ था, और ये बांकीपुर कहाँ है आपका? पटना। तो बांकीपुर यानी पटना कहे या बांकीपुर कहे, तो बांकीपुर पटना में 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ, और इसकी अध्यक्षता करी थी रघुनाथ नरसिंह और मधोलकर। इन्होंने 1912 के पटना यानी बांकीपुर कहें या पटना अधिवेशन कहें उसकी अध्यक्षता करी थी। रघुनाथ नरसिंह मधोलकर को शॉर्टकट में RN मधोलकर भी कह दिया जाता है। 1912 के बाद में अब सीधे हम आते हैं 1917 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। तो 1917 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी एनी बेसेंट ने, और ये अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कलकत्ता में आयोजित हुआ था। और ये एनी बेसेंट पहली ऐसी पहली ऐसी महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
पहली अध्यक्ष बनने वाली कौन सी महिला थी? एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन की, कलकत्ता अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता करी थी। तो आपसे एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 में एनी बेसेंट ने करी थी, और एनी बेसेंट पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी। इससे पहले किसी महिला ने नहीं करी थी। 1917 के बाद में 1920 में दो अधिवेशन महत्वपूर्ण है। एक तो 1920 में विशेष अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजित हुआ था, और यह विशेष अधिवेशन जो आयोजित हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में विशेष अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय। और पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को ही कहा जाता है। और लाला लाजपत राय की आपको बता दूं, साइमन कमीशन का विरोध करते समय सैंडर्स ने इन पर लाठियां बरसवाई थी, और इसका बदला किसने लिया था? भगत सिंह ने। तो भगत सिंह ने लाला लाजपत राय पर लाठी बरसवाने वाले सैंडर्स की गोली मार करके हत्या की, और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया था। 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में भी आयोजित होता है। ये दिसंबर में आयोजित हुआ था, और ये विशेष अधिवेशन सितंबर में। तो नागपुर जो अधिवेशन दिसंबर में आयोजित हुआ था, जो कि हर साल होता था उनका अधिवेशन, तो नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता वीर राघवाचार्य ने करी थी, वीर राघवाचार्य ने करी थी। 1920 के बाद में अगर 1922 की बात करें तो 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया में आयोजित हुआ था, और इस गया अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी चित्तरंजन दास ने, चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास ने ही 1923 में मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1922 के बाद में 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में आयोजित हुआ था, और इस बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी। तो आपको बता दूं कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता करी? तो मात्र एक अधिवेशन 1924 बेलगांव। तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मात्र एक अधिवेशन 1924 बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। बेलगांव अधिवेशन जिसके गांधी जी ने करी, उसके बाद 1925 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में आयोजित हुआ था, और इस कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी जो 1925 में वो सरोजिनी नायडू ने करी थी। किसने करी थी? सरोजिनी नायडू। और ये भारतीय महिला थी। तो अगर आपसे पूछ ले कि पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो वो सरोजिनी नायडू। और ये सरोजिनी नायडू कहाँ की है? मतलब सरोजिनी नायडू भारतीय महिला थी, लेकिन किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी? तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली दूसरी महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। लेकिन पहली भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करी? तो वो सरोजिनी नायडू। यानी सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली दूसरी महिला हैं, लेकिन पहली भारतीय महिला है। क्लियर? भारतीय महिला पहली है, मगर दूसरी महिला है क्योंकि उससे पहले 1917 में एनी बेसेंट ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। और एनी बेसेंट कहाँ की थी? ये आयरलैंड की थी। 1925 के बाद में 1927 ईस्वी में कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, और इस मद्रास अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी M.A. अंसारी ने। किसने करी थी? M.A. अंसारी। M.A. अंसारी 1927 में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता करी। 1927 के बाद में अब हम सीधे आ रहे हैं 1928 पर। 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन
कलकत्ता में आयोजित हुआ था और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे और मोतीलाल नेहरू ने ही नेहरू रिपोर्ट भी प्रस्तुत करी थी। आगे तो 1928 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने करी। फिर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ था और 31 दिसंबर 1929 को रात को 12 बजे ये जो अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर अधिवेशन 1929 इसकी अध्यक्षता करी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और इसी 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। किसका? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही ऐसा संकल्प प्रस्तुत किया गया कि 26 जनवरी को यानी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और हर साल मनाया जाएगा। तो पहली बार अगर पूछ ले कि पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था तो वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 31 दिसंबर डेट थी। तो आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया तो 26 जनवरी 1930 को। 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ और 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था और इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करी। उसके बाद में अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पहली बार कब पारित किए गए तो 1931 के कराची अधिवेशन में। आर्थिक नीतियों के लिए भी प्रस्ताव, मौलिक अधिकार इनसे संबंधित प्रस्ताव ये सारे कराची अधिवेशन में ही प्रस्तुत किए गए। और उसके बाद में 1933 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी नल्ली सेन गुप्ता ने। तो नल्ली सेन गुप्ता दूसरी ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। तो दूसरी भारतीय महिला जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी नल्ली सेन गुप्ता। या ओवरऑल महिलाओं में पूछे कि नल्ली सेन गुप्ता कौन सी ऐसी महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी तो तीसरी महिला थी या दूसरी भारतीय महिला। और अध्यक्षता करने वाली महिलाओं में तीसरी बट भारतीय महिलाओं में दूसरी, क्योंकि इससे पहले दो महिलाओं यानी एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू अध्यक्षता कर चुकी थी। 1933 के बाद में 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था और इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करी। फिर 1937 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर में आयोजित हुआ था और इस फैजपुर अधिवेशन की भी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। आपको ये भी बताऊं कि पहली बार किसी ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन फैजपुर था। कब? 1937। अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में अधिवेशन आयोजित हुआ। 1937 के बाद में 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो 1938 में हरिपुरा में आयोजित हुआ और इस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी सुभाष चंद्र बोस ने।
सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस को जब नजरबंद कर दिया गया था तो 1941 में ही सुभाष चंद्र बोस अफगानिस्तान और इटली के रास्ते जापान पहुंच गए थे। और सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था। हालांकि आजाद हिंद फौज की जो स्थापना करी थी वो मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने करी थी। आपसे पूछा जाए कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी तो मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने। लेकिन कहे कि आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था तो सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया था 1943 ईस्वी में। और आपको बताओ सुभाष चंद्र बोस की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और वो है द इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल। तो इंडियन स्ट्रगल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की। और सुभाष चंद्र बोस ने ही पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था। 1938 के बाद में 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में आयोजित हुआ था। और इस त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। इस त्रिपुरी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन और अगर आपको यह भी बताऊं कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसको हरा करके त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे तो पट्टाभी सीतारमैया को। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को उतारा था और इन पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। लेकिन महात्मा गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्षता से त्याग पत्र देना पड़ा था। और उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस के बाद में जब इन्होंने त्याग पत्र दिया तो उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो आपसे पूछ ले कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया था तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कुछ समय के लिए। उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता करी थी तो 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता करी थी। पहला 1938 में हरिपुरा और दूसरा 1939 में त्रिपुरी। 1939 के बाद में 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में आयोजित हुआ और इस रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अबुल कलाम आजाद ने। अब अबुल कलाम आजाद की एक और हम बता रहे हैं, एक अधिवेशन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बीच में छूट गया है, वो था 1923 का। 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 अधिवेशन आयोजित हुए। एक तो विशेष अधिवेशन था और इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी अबुल कलाम आजाद ने ही। और यह विशेष अधिवेशन 1923 का दिल्ली में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने करी थी और उस समय उनकी उम्र मात्र 35 वर्ष की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के जो व्यक्ति थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे। दिल्ली अधिवेशन 1923, दिल्ली का विशेष अधिवेशन, कांग्रेस का दिल्ली विशेष अधिवेशन। और लेकिन 1923 में ही जो सालाना अधिवेशन आयोजित होता था वो अधिवेशन काकीनाड़ में आयोजित हुआ था और इस काकीनाड़ अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी मौलाना मोहम्मद अली ने। किसने? मौलाना मोहम्मद अली ने। और वही अबुल कलाम आजाद जिन्होंने 1923 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करी वो 1940 में रामगढ़ में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं। फिर 1940 के बाद में
हमारे भारत के कई नेता जेल चले गए और कांग्रेस का वार्षिक सत्र चल नहीं पाया और 1940 से लेकर के 1940 से लेकर के 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। कब तक? 1940 से 46 तक, जब तक 46 में नया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं आयोजित हो गया, जब तक 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अध्यक्ष नहीं चुना गया, तब तक मौलाना अबुल कलाम आजाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आपसे पूछ ले कि बताओ, साइमन कमीशन 1946 में भारत आया था, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे। फिर आपसे पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और आजादी से पहले? तो आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 46 तक रहे। फिर 1946 में, नवंबर 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में आयोजित हुआ और इस मेरठ अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी वो जेबी कृपलानी ने करी थी। किसने करी थी? जेबी कृपलानी ने करी थी। और जेबी कृपलानी ने नवंबर 1946 में मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। उसके बाद में जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी ही थे। ये बात भी पूछी जा सकती है पेपर में कि जिस समय देश आजाद हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जेबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी की ही पत्नी थी सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं, पूरे अगर संपूर्ण भारत की भी बात करें तो संपूर्ण भारत में बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी वो थी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की। तो सबसे पहला महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने ही दिया है और वो थी सुचेता कृपलानी। 1946 के बाद में 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में आयोजित हुआ था और इस जयपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी पट्टाभी सीतारमैया, जिनको 1939 में हराने के बाद में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष का चुनाव जीते थे। तो पट्टाभी सीतारमैया ये 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी। तो इस तरीके से मैंने आपको आजादी के समय तक के 1948 तक के सभी महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और अध्यक्षता करने वाले और उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और निश्चित रूप से एक आधा क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा। इसी के साथ मैं जय हिंद जय भारत कहना चाहूँगा।